ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। राहुल गांधी को चुन लिया गया है नेता प्रतिपक्ष के रूप में। आखिरकार क्यों दोस्तों भारतीय जनता पार्टी में मची है भगदड़। दरअसल आपको बताते चलें, एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने यूपी में लगा दी है सेंध। यूपी के कई विधायक हुए गायब। और कैसे दोस्तों बीजेपी को निशाने पर ले लिया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी बोले इस बार देश की जनता ने न्याय किया है। तमाम भाजपाइयों में खलबली। जी हाँ, दरअसल कांग्रेस के इतनी बड़ी जीत होने के बाद अब कह रहे हैं 100 सीटें जीत नहीं पाए। 100 सीटें दोस्तों, ये समझ नहीं पा रहा कि इंडिया गठबंधन पूरी सीटें जीता है इतनी सारी। और इसका मतलब आप समझिए, कांग्रेस ने खुद ने सीटें छोड़ी हैं ताकि हम लोग मिलकर, अगर कांग्रेस ज़्यादा पर लड़ती तो और ज़्यादा पर जीत जाती। लेकिन कांग्रेस ने इतनी कम सीटों पर चुनाव लड़ा और पूरी 100 की 100 सीटें जीत गई। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इसके बारे में भी बात करेंगे। तो तमाम मुद्दों पर होगी बात। कैसे लालू प्रसाद यादव का केस फिर से खुलवा दिया है, इस पर भी हम बताएंगे। तो तमाम मुद्दों पर होगी बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी के उड़े परखच्चे इंडिया गठबंधन। दोस्तों इंडिया गठबंधन ने राहुल गांधी को चुना नेता प्रतिपक्ष। दरअसल आपको बताते चले, एक सुर में सब लोग बोले हैं कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए। दोस्तों राहुल गांधी एक जननायक है। राहुल गांधी इस देश की आवाज़ है, ये समझ लीजिए। राहुल गांधी सिर्फ एक नेता नहीं है, राहुल गांधी एक सोच है दोस्तों, जिसको कभी कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। बीजेपी इंसान को हटा देती है, उसको ख़त्म कर देती है, जेल में भेज देती है, ईडी में भेज देती है दोस्तों। लेकिन राहुल गांधी को कैसे हटाएगी, कैसे जेल में भेजेगी, कैसे लोगों के दिलों से राहुल गांधी का प्यार निकालेगी। दरअसल दोस्तों आपने केजीएफ फिल्म देखी है। एक छोटा सा उदाहरण है कि उसको सब लोग अपना मसीहा मानने लगे थे, और वो अपना मसीहा जो वो उसको लोग मानते थे तो वो वैसा था भी, लोगों की मदद करता था। बस दोस्तों सेम टू सेम राहुल गांधी में लोग अपना मसीहा ढूंढने लगे। आज से पहले जब देश में माना जाता अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था, तो लोग अपना मसीहा किसको समझते थे दोस्तों? गांधी जी को। गांधी जी ने उनको उल्टे पैर दौड़ाया था। और वही रूप इस वक्त राहुल गांधी का दिखाई दे रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने मोदी को इस कदर मजबूर कर दिया है कि वो संविधान को आगे झुक रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि मेरे बारे में झूठ फैलाया जाता है, मैं मुस्लिम विरोधी नहीं हूँ, तमाम बातें हैं। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी मुश्किलें। उत्तर प्रदेश लखनऊ में दोनों डिप्टी सीएम रहे गायब। योगी ने बुलाई थी बैठक, आखिरकार होने क्या वाला है। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल के धमाल के बाद, या यूँ कहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश को छीन लेने के बाद, योगी आदित्यनाथ ने तत्काल में उत्तर प्रदेश में मीटिंग बुलाई। मीटिंग में दोस्तों बाकायदा दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और जो है यहाँ पर दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो भी नहीं पहुँचे। ये दोनों के दोनों गायब रहे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बता दूं, ब्रजेश पाठक और जो मौर्य हैं दोस्तों, ये दोनों उत्तर प्रदेश यानी कि बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम हैं। हालांकि जो ख़ास करके वो थे, वो एक बार चुनाव हार गए थे इस बार, लेकिन उसके बाद भी जो है यहाँ पर मौर्य प्रसाद को उन्होंने डिप्टी सीएम बनाया था। तो इन दोनों के अलावा ही बाकायदा जो है यहाँ पर वो मीटिंग होती है, दोनों नहीं पहुँचते हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में हलचल तेज़ हो गई है। माना जा रहा है कि फ़िलहाल उत्तर प्रदेश में भी गेम हो सकता है। आपको बता दें कि आज नरेंद्र मोदी का जो शपथ ग्रहण समारोह है, आज वो तीसरी बार जो है यहाँ पर शपथ लेंगे पीएम पद की। लेकिन ये सरकार कितने दिन चलेगी इसका कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है। और ये सरकार अभी शपथ ले भी पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन जो हम बता रहे हैं आपको दोस्तों, वो चीज़ बहुत ज़रूरी थी कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि दोनों डिप्टी सीएम ने योगी से किनारा कर लिया। उधर ये भी सुन लीजिए, जैसे ही मोदी सरकार ने पद संभाला, अभी तो संभाला भी नहीं है, वैसे ही दोस्तों बाकायदा प्रफुल्ल पटेल को क्लीन चिट दे दी गई है, जो कि एनसीपी के नेता हैं, जिन्होंने एनसीपी से गद्दारी की शरद पवार साहब से। उनको क्लीन चिट दे दी है ईडी वाले मामले में। और एक और चीज़ हुई है दोस्तों, लालू प्रसाद यादव का केस फिर से खोल दिया गया है। तो आप समझ लीजिए, अभी तो तानाशाह सीट पर बैठा भी नहीं, और उससे पहले ही अपनी तानाशाही करना उसने शुरू कर दिया है। दोस्तों मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि चंद्रबाबू और नायडू एक ऐसे इंसान का साथ दे रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, जिसने दोस्तों देश को लूटने का काम किया है। शेयर मार्केट में घोटाला हुआ है, बड़ी बड़ी चीज़ें बीजेपी करती रहती है, उसके बाद भी बीजेपी को सपोर्ट करना, ये अपने आप में दोस्तों एक अजीब और गरीब बात है। लेकिन क्योंकि अभी हाल ही में बताया जा रहा है अचानक से चंद्रबाबू नायडू को 543 करोड़ की संपत्ति बढ़ गई। ये लोग दोस्तों जितना भी जो करना है कर ले, लेकिन जब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी ना, तो सबकी पोल खुलेगी।
हो सकता है दोस्तों जोड़ तोड़ करके सरकार चलाएं, लेकिन कब तक चलाएंगे ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि सरकार को गिरना तो है। नरेंद्र मोदी अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना पाए तो अब की बार जो है हाथ पैर जोड़कर बना रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो यहाँ पर अखिलेश यादव। अखिलेश बोले सरकार बनाए या ना बनाए, इनकी सरकार चलने वाली नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि गिफ्ट दे देकर अगर सरकारें बन रही हैं तो गिफ्ट तो हम भी दे सकते हैं, या फिर कोई और भी गिफ्ट देकर सरकार बना सकता है। अखिलेश ने बीजेपी के खास करके दोस्तों निशाना साधा है। अखिलेश ने वो बात दोहराई है जिसमें बाकायदा चंद्रबाबू नायडू और नीतीश को लालच दिया गया है। लेकिन दोस्तों आप समझिए, अगर इनको कुछ चाहिए था तो इधर से भी मिल जाता, इधर से भी कोई भी बलिदान देने को तैयार था इंडिया गठबंधन। लेकिन सीधी सी बात ये है दोस्तों कि बीजेपी को क्यों चुना? या तो ये लोग बड़े राष्ट्रवादी बनते हैं कि हम तो जनता के साथ हैं, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते। और दोस्तों चंद्रबाबू नायडू भूल गया कि उसको मुस्लिमों ने भी वोट दिए हैं। लेकिन अब उसकी इस हरकत के बाद मैं लिख के दे सकता हूं दोस्तों कि चंद्रबाबू नायडू जो अभी आने वाले विधानसभा के चुनाव हैं उसमें इसका गेम ओवर हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी का साथ दे रहा है उससे ये चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि जो लोग भी बीजेपी के साथ हैं उनके साथ दोस्तों कोई और नहीं देगा। और मैं इस चीज़ को बार बार दोहराता आया हूँ कि दोस्तों जो आप करते हो वो आपकी तरफ मुड़कर ज़रूर आता है। नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने इतना मजबूर कर दिया कि हाथ पैर जोड़कर सरकार बनानी पड़ रही है। हो सकता है बाद में वो दोस्तों बहुमत जुटा लें कहीं से ख़रीद फरोश करके। अभी बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं दूसरी पार्टियों के, उनको ख़रीदने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जैसे ही इस पीएम पद पर नरेंद्र मोदी बैठेंगे वैसे ही वो अपनी टुच्ची राजनीति, कहता हूँ मैं इसको, टुच्ची राजनीति शुरू करेंगे। ख़रीद फरोश करना या फिर विपक्ष के ऊपर ईडी सीबीआई के छापे पड़वाना, और सबसे पहले हिमाचल की सरकार गिराने की कोशिश की जाएगी। आप लिखकर रख लीजिए, क्योंकि दोस्तों नीतीश कुमार और नायडू इसमें शामिल है तो नाम इन पर भी आएगा। अब राहुल गांधी इन दोनों को भी घेरेंगे, और दोस्तों इतिहास रहा है राहुल गांधी ने जिसको भी घेरा है उसको मिटा दिया है राजनीति से। नहीं यकीन तो नाम गिनवा देता हूं दोस्तों, देख लीजिए आप इस वक्त जो है यहाँ पर क्या हालत हो गई है बीआरएस की। या बीआरएस को दोस्तों राहुल गांधी ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है तेलंगाना से। तेलंगाना के जो बीआरएस पार्टी के थे दोस्तों वो खूब साथ देते थे बीजेपी का, वर्कआउट कर जाते थे, कभी बीजेपी के बिलों में साथ दे देते थे और ख़ास करके चोरी छुपे काम करते थे। लेकिन किस तरीके से दोस्तों केसीआर को राहुल गांधी ने वहाँ से तेलंगाना से पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। इसी के साथ साथ दुष्यंत चौटाला को ले लीजिए, हरियाणा में दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी का खूब साथ दिया। अब की बार लोगों ने ठेंगा दिखा दिया, दुष्यंत चौटाला समेत पूरी बीजेपी को हरा डाला। यही कारण है दोस्तों, यही कारण है जो इस वक्त ज़बरदस्त तरीके से राहुल गांधी से जो भी पंगा ले रहा है, राहुल गांधी उसकी इमेज पूरी तरीके से डैमेज कर देते हैं, क्योंकि राहुल उसकी सच्चाई जनता के सामने ले आते हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल राहुल गांधी के समर्थन में आए संजय रावत बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैसाखी पर अगर चलना चाहते हैं तो चलें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें भी पता है कि हमें क्या करना है। आपको बता दें चले, संजय रावत ने तमाम उन शाखाओं के नाम गिनाए जो बीजेपी की शाखा हैं, एक तरीके से ताना मार दिया। संजय रावत ने कहा कि फ़िलहाल बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ये सारी जो है यहाँ पर बीजेपी की शाखाएं हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने और भी नाम ऐड किए। उन्होंने कहा ईडी, सीबीआई, एनआई, इनकम टैक्स, ये सारी की सारी बजरंग दल, ये तमाम जितनी भी बीजेपी की शाखाएं हैं और बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। लेकिन दोस्तों मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि हारा हुआ इंसान कुर्सी पर बैठ रहा है तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जनता ने दोस्तों अपना जनमत नहीं दिया इस बंदे को, नरेंद्र मोदी को, लेकिन उसके बाद भी पीएम पद संभाल रहा है सामने वाला। तो आप समझिए जनता को कितना बुरा लग रहा होगा जिसने वोट दिए थे इसलिए कि जाहिर सी बात है इंडिया की ही सरकार बने, लेकिन इंडिया